Hello everyone. Today we are going to see another topic, that is alimentary canal in human beings. So it is also regarded as nutrition in human beings, or commonly what we called as digestive system of human beings. यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल बेटा इसको क्यों नाम दिया जाता है? क्योंकि पहले ओसोफेगस ही अपने आप को स्टमक में कन्वर्ट कर लेता है. आफ्टर स्टमक there will be the formation of small intestine, and the small intestine is going to form large intestine, and ultimately that will be rectum and anus. So from the anus, if this is the termination point which we are calling as anus, and what was the starting point? That was esophagus, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं. ओसोफेगस से एनस तक अगर हम इसको स्ट्रेच आउट कर देते हैं, दैट इज अ सिंगल पाइप, और इसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल. कहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल देखने वाले हैं? ह्यूमन बीइंग से. सो न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? इंजेशन. इंजेशन करने के लिए वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ 4 limb. These 4 limb are nothing but commonly regarded as hand. क्योंकि हैंड के बिना आप जो आपका फूड पार्टिकल है अपने माउथ तक आप इंजेस्ट इनसाइड लेके नहीं जा सकते हो. सो 4 limbs are very required. इंजेशन का मतलब क्या होता है? टू गेट द फूड पार्टिकल इनसाइड द बॉडी. फाइन. सो 4 limbs से खाना कहाँ चला जाता है? माउथ में. माउथ का जो सबसे पहले पार्ट आता है, दीज आर टिथ. टिथ जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं खाने के, उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? स्मॉलर पार्टिकल्स में. बट डू नॉट फॉरगेट दैट टीथ, व्हाटएवर दे आर डूइंग, they are converting bigger particle into the smaller one, but this is a physical process. केमिकली उन्होंने डाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं किया है. यहाँ पे जब बिगर पार्टिकल स्मॉलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं च्यूइंग. तो टीथ हमारे कौन सा प्रोसेस करते हैं? च्यूइंग. एंड इन च्यूइंग the bigger particles physically get converted into smaller particle. बड़े बड़े जो आपके पीसेस थे वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने लगते हैं. After that, teeth are of different shapes and size. So we are having a dental formula known as 2 1 2 3 divided by 2 1 2 3 multiplied by 2 and it becomes 32. 32 की अगर हम बात कर रहे हैं, these are known as परमानेंट टिथ. और जब हम 10 साल तक के होते हैं, हमारे पास दांत का दूसरा सेट होता है, उसको हम बोलते हैं मिल्क टिथ. दीज आर टेम्पररी मिल्क टिथ. एंड हाउ मेनी दीज आर? दीज आर 20 इन नंबर. जैसे बच्चा 11 साल या मैक्सिमम 12 साल का होता है, मिल्क टीथ जो आपके स्टार्टिंग में 20 थे, these are being fallen off, and in place of milk teeth you will be getting permanent teeth, and these are named as permanent teeth because अगर ये एक बार टूट जाते हैं तो ये वापस रीग्रो नहीं होंगे. so that space becomes hollow, and whatever you want to insert in, अगर आपको वहाँ पे कुछ इंसर्ट कराना है, फिर वो आपको आर्टिफिशियली करवाना है, क्योंकि नेचुरल जो आपका टीथ है वो अभी ग्रो नहीं करेगा. गॉट इट? टीथ की अगर हम काउंटिंग करते हैं, स्टार्टिंग वाले जो हमारे 2 होते हैं, दीज आर इंसीजर. दीज आर 2 अबव 2 बिलो. फिर हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर 4 हो जाएंगे आपके. 2 यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने. 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4 और नीचे भी 4. टोटल नंबर ऑफ इंसीजर नाउ बिकम 8. ऊपर अपर साइड आपके 4 हैं, फ्रंट में जो हमारे टिथ होते हैं जिनका स्ट्रक्चर काफी ब्रॉड होता है. एंड व्हाट इज देयर रोल? इंसीजर आर 18 नंबर, एंड व्हाट डज दे डू? दे हेल्प इन बाइटिंग. कोई छोटा बच्चा अगर आपको बाइट करता है, काउ बफेलो अगर अपने खाने को बाइट करती है, या हम एप्पल को बाइट करते हैं, वी आर यूजिंग आवर फ्रंट टीथ. These front teeth are very broad and these are incisor. Their total number is 8. ऊपर 4 है और नीचे वाले साइड पे भी आपके 4 है.
नेक्स्ट जो हमारा टेथ होता है 1, यानी एक इस साइड है और एक नीचे है, 2 हो गए, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है, टोटल नंबर इनका हो जाता है 4। इंसीजर के साइड में 2, बीच में 4 इंसीजर है, साइड में 2 इंसीजर है, एक नीचे फिर से 4 इंसीजर सेंटर में, एक इस साइड कैनाइन, एक इस साइड कैनाइन। सो दीज आर 4 इन नंबर। व्हाट इज देयर नेम? These are called as canines. The main function is tearing and cutting. तो अगर आपको कोई चीज टीयर या कट करनी होती है, वी विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ कैनाइन्स। जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें जो कैनाइन होता है काफी इलोंगेटेड और काफी शार्प होता है, जो आपको उनके मुंह खोलने से ही पता चल जाता है। बिकॉज नाउ व्हेनेवर दे आर गोइंग टू अटैक ऑन देयर प्रे, दे नीड टू होल्ड इट, और होल्ड होने के बाद उनकी स्किन को भी उनको टेयर करना पड़ता है। कहाँ तक जाने के लिए? फ्लैश तक जाने के लिए। बिकॉज कार्निवोर्स आर बेसिकली फीड अपॉन द मीट। मीट कहाँ होता है? स्किन के नीचे होता है। और जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी स्किन काफ़ी लेयर्ड होती है, और इस लेयर्ड के नीचे आपके प्रोटीन्स हैं जिसको हम फ्लैश बोल रहे हैं। तो यहाँ तक जाने के लिए पहले उन कार्निवोर्स को ये वाली लेयर हटानी पड़ती है। गॉट इट? तो हमारे पास कितने कैनाइन्स हैं? 4, 2 अपर साइड, 2 लोअर साइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज 2 टीथ कलेक्टिवली, बिकॉज दीज आर नोन एज प्रीमोलर्स, and these 3 are named as molars. Premolars plus molars का एक कॉमन फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं क्रशिंग, और वी कैन से ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। प्रीमोलर्स 2 अबोव साइड, 2 बिलो, और मैंने फिर बताया आपको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 इस साइड हैं, 2 इस साइड, 4 अपर साइड, 4 लोअर साइड। सो देयर टोटल नंबर बिकम 8। मोलर्स 3, 3, 6 and 6 this side. So their total number becomes 12. और दोनों का ही जो सरफेस एरिया होता है बच्चे, वो काफ़ी इलोंगेटेड होता है, वाइड होते हैं ये। जैसे अगर आप किसी स्टोन पे अगर कुछ ग्राइंड करना चाहते हो तो वो स्मूथ नहीं होना चाहिए, वरना जो आपका पेस्ट है वो फॉल ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए हमने इनको रफ सा बना रखा है। इसके बीच में कोई फूड पार्टिकल आएगा और ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है दूसरे प्रीमोलर या मोलर से, तो ये क्या हो जाता है? फाइन फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। गॉट इट? सो दीज आर नंबर्स 8 plus 4 canines, it becomes 12, 12 plus 8 becomes 20, and 20 plus 12 becomes 32. So these are permanent teeth. क्या करते हैं? chewing करते हैं। chewing करके क्या होता है? bigger particles are converted into smaller one. अब यहाँ पे माउथ में एक एक्टिविटी और होती है। till the time we have discussed only about teeth. teeth का अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक वो जो आप बाहर से देखते हैं, आपका भी कभी टीथ टूटा होगा तो आपने अगर उसको बाहर से देखा हो तो ऊपर से वो काफी ब्रॉड लगता है, नीचे से अगर आप देखेंगे उसको तो वो काफी शार्प लगता है। लेट्स ड्रॉ इट। नाउ वी आर डूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो ये कुछ ऐसा होता है, ऊपर से यहां से ऐसे इसकी रूट्स बनी होती हैं। ये स्ट्रक्चर वो होता है बेटा जो गम के ऊपर से आपको दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्राउन, फाइन, जिसपे हम हाथ लगा सकते हैं। ये होती है इसकी रूट्स, क्योंकि ये गम्स के अंदर, स्किन के अंदर इम्बेडेड होती हैं, हम बाहर से इनको नहीं देख पाते हैं। एंड दिस मिडल पोर्शन इज नोन एज नेक। क्राउन और रूट्स के बीच में जो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेक। ये हो गए एक्सटर्नल पार्ट। These are external parts. अगर हम इसके बीच की लेयर की बात करते हैं, जो सबसे ऊपर लेयर आपको दिखती है वो होती है एनिमल, जो कि हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट है, वो व्हाइट कलर की चीज। इसके बीच में ये जो कैविटी है एनिमल सोल्ट्स की बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ सोल्ट्स, खासकर कैल्शियम कार्बोनेट। बीच में होती है डेंटाइन, और जो सबसे अंदर लेयर होती है वो होती है पल्प। पल्प में हमारी ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं,
लिम्फ है, ब्लड है, नर्व्स है, वो सारा इसके अंदर होता है। जो ब्लैक कलर हो जाता है टेथ का, वो होता है एनिमल की डिग्रेडेशन के कारण। अगर आप रात में ब्रश नहीं करते, हाइजीनिक कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं, सो द बैक्टीरिया इज गोइंग टू डिग्रेड द एनिमल बाय प्रोड्यूसिंग एसिड, और ये एसिड एनिमल के सोर्स को बीच में से रिंस ऑफ कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमारा टेथ यहाँ से कैसे लगने लगता है, ब्लैक, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया, बट एक्चुअली कीड़ा लगना कुछ नहीं होता है। इट इज जस्ट अ एरिया फ्रॉम वेयर एनिमल हैज बीन रिमूव्ड। तो वहाँ पे वो ब्लैकनेस आ जाती है क्योंकि अंदर जो बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। बैक्टीरिया एक ब्लैक ब्लैक सी कॉलोनी बना के यहाँ पे रिसाइड कर रहा है। Got it? So this was regarding the teeth. हम बात करते हैं टंग की। टंग हेल्प करती है टू नो अबाउट द टेस्ट, और इसलिए उसमें क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स, जिसको हम पैपली बर्ड्स भी बोलते हैं। अगर आप अपने टंग को मिरर में क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा न्यूमरस छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, और यही जब खाने के साथ कांटेक्ट में आते हैं इनके नीचे नर्व्स लगी रहती हैं और वो जाके फिर ब्रेन को सिग्नल सेंड करती हैं। We have talked about tongue, we have talked about teeth. Now this is the time to talk about salivary gland. Salivary glands. माउथ में हमारे 3 पेयर के ग्लैंड्स होते हैं, चिक्स पे पैरोटिड ग्लैंड्स, फिर हमारे लोअर जॉस के पीछे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और टंग के नीचे जिसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और ये 3 जो ग्लैंड्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। सो वी आर हैविंग 3 पेयर्स, 2 ऑन चिक्स, 2 ऑन सब मैंडिबुलर एंड 2 अपॉन द टंग। तो ये तीनों ग्लैंड मिलके कौन से ग्लैंड्स को बनाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड एक टाइप का लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे खाने में मिक्स हो जाता है। दैट लिक्विड इज नोन एज सलाइवा। दैट लिक्विड इज नोन एज सलाइवा। वो जो फूड पार्टिकल के साथ मिक्स होता है, दैट थिंग इज नोन एज बोलस। क्या बन जाता है, बोलस, जो हमारे माउथ में, क्योंकि फूड की अब मिक्सिंग किसके साथ हो चुकी है, लिक्विड, उस लिक्विड का नाम क्या है, सलाइवा। सलाइवा में एक एंजाइम होती है जिसका नाम है सलाइवरी amylase. Salivary amylase. What does it do? It is going to feed upon carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करती है, कैसे, केमिकली। केमिकली जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स वी आर गेटिंग फ्रॉम व्हीट, गेहूं, राइस। तो उसमें जो केमिकल होता है, न्यूट्रिएंट होता है, उसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को केमिकली किसने ब्रेक डाउन किया, सलाइवरी एमाइलेज में, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं माल्टोज में। माल्टोज आर व्हाट, डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होती हैं, जो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, वी आर हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को अगर आप केमिकली देखते हैं, सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फाइन। इट इज हैविंग मिलियंस ऑफ ग्लूकोज। हाउ मेनी, मिलियंस ऑफ ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बनता है। और बेटा ये केमिकल की बात है तो ये आपको ओपन आई से नजर नहीं आएगा कि आप ये देख रहे हैं कि आप चपाती खा रहे हैं, बाइट खा रहे हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट तो दिखाई नहीं, फाइन। सो कार्बोहाइड्रेट जो कि काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, सलाइवरी एमाइलेज, What was that? Very complex, और उसको सलाइवरी एमाइलेज स्मॉल पार्टिकल्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर देती है, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज माल्टोज। सो कॉम्प्लेक्स से हमने क्या बना लिया, सिंपल केमिकल बना लिया जिसका नाम क्या है, माल्टोज। और ये सब फिजिकली नहीं हुआ जैसे हमारे टिथ कर रहे थे, ये सब कैसे हुआ है, केमिकली। गॉट इट? सो देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इन द सलाइवा, और वो किस पे एक्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट को केमिकली किसमें चेंज कर देती है, डाइसैकेराइड। उस डाइसैकेराइड का नाम क्या है, माल्टोज। कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट, ओनली 30%, क्योंकि बेटा ज़्यादा टाइम के लिए हम खाने को अपने माउथ में रखते ही नहीं हैं। आप माउथ में खाने को नहीं रखोगे और जब ओसोफेगस में चला जाता है तो सलाइवरी एमाइलेज अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है, क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज ओनली एक्टिव एट बेसिक पीएच।
7.8 pH पे ये एक्टिव रहती है। गॉट इट, दैट वाज द माउथ। अभी हमने बकल कैविटी की है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? इट इज नॉन एज फूड पाइप। एंड आफ्टर फूड पाइप व्हाट वी सी दैट द बोलस, आई हैव टोल्ड यू सलाइवा खाने में मिक्स होके क्या बना देता है? बोलस काफी सॉफ्ट हो जाता है, फाइन हो जाता है, तो वो ओसोफेगस में एंटर कर जाता है। ओसोफेगस नाउ गोइंग टू सेंड द थिंग्स इनटू द स्टमक, फाइन। लेकिन ओसोफेगस बेटा स्ट्रेटली आपके जो बोलस है उसको ट्रांसफर नहीं कर देता स्टमक के अंदर। व्हाट इट इज गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू रिलैक्स फ्रॉम द अपर साइड एंड द लोअर साइड। जहां बोलस है वहां से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। ये नीचे देखिए, तो ये आपका बोलस था, ये आपका फूड पार्टिकल था। यहाँ से हमारा स्टमक क्या हो गया? एक्सपैंड। ऊपर और नीचे से अभी ये क्या है? रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। और यहाँ से ये क्या हो चुका है? एक्सपैंड हो चुका है। बोलस फिर नीचे आएगा तो ऊपर वाला पार्ट पूरा रिलैक्स हो गया। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और नीचे ये फिर से क्या है? रिलैक्स। तो जैसे जैसे बोलस आगे बढ़ता जाएगा ये कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट चलती रहेंगी। इन कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट्स को हम बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ओसोफेगस हमारे खाने को स्टमक तक लेके आता है। गॉट इट? एंड देयर इज नो डाइजेशन। यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होती है, तो यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। No digestion takes place inside the esophagus. It is just a connecting point between the buccal cavity and the stomach. दोनों को ये कनेक्ट करता है। Esophagus is approximately 25 centimeter long. From the buccal cavity, it takes the bolus and do peristaltic movement. After that, द कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन बिगन। धीरे धीरे बोलस कहाँ आ जाता है? स्टमक के अंदर आ जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस विथ आवर बोलस इनसाइड द स्टमक। द थर्ड पार्ट इज स्टमक ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक बेटा 3 लेयर से बेसिकली बना होता है। द आउटर मोस्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद द अदर बॉडी पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं सरोसा। आफ्टर दैट थिन लेयर इज देयर, जिसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस। और अंदर सबसे होती है म्यूकोसा, फाइन। स्टमक जो कि जे शेप का आपको दिखता है, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। यहां से कौन ओपन हो रहा था? ओसोफेगस। ये जे शेप का हमारा स्टमक हो गया है। 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। ऊपर जो उठा हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं फंडस, यहां तक, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फंडस। नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं पाइलोरिक। और जो बीच की मेन बॉडी है उसको हम बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक। तो ये हमारे स्टमक की क्या हो गई? क्लासिफिकेशन। उभरा हुआ पार्ट फंडस, बीच की बॉडी कार्डियक, लोअर वाला पार्ट जो कि फिर से थोड़ा सा कॉइल्ड हो चुका है, नैरो हो चुका है, सबसे ब्रॉड पार्ट आपका कार्डियक रहता है, ठीक है। तो दिस इज पाइलोरिक। ओसोफेगस जब यहाँ खाने को यहाँ पे लेके आता है तो यहाँ पे स्फिंक्टर लगे रहते हैं। स्फिंक्टर आर जस्ट लाइक गेट्स। ये स्फिंक्टर, दिस इज स्फिंक्टर and these are 2 sphincter basically, one is there and another is at the pyloric end. So this is again a sphincter but ये pyloric end पे है, so this is known as pyloric sphincter. ये दोनों गाइड करते हैं कि एक बार अगर खाना स्टमक में आ जाता है तो वो वापस निकल के ऊपर ओसोफेगस में ना चला जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? बैक फ्लो, बैक फ्लो। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट बैक फ्लो, वी आर हैविंग स्फिंक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ स्टमक एंड एट द एंडिंग ऑफ स्टमक। अब इन दोनों का नाम क्या है? ये होता है गैस्ट्रो ओसोफेजियल और ये क्या होता है? पाइलोरिक। तो ऊपर क्या होता है? गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर और नीचे क्या होता है?
पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब खाना एक बार जब इसके अंदर आ जाता है तो आप बेंड हो रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता है, जैसे हम अपने टमी पे ऐसे से प्रेस करेंगे तो ये खाना वापस निकल के नहीं जाएगा, बिकॉज नाउ द स्फिंक्टर्स आर कंप्लीटली क्लोज। तो फिर वॉमिटिंग क्यों होती है? वॉमिटिंग उस टाइम पे होती है अगर आप ज़्यादा एक्सेस में खा लेते हैं, स्फिंक्टर आपका अच्छे से बंद नहीं हो पाता है। गॉट इट? और स्फिंक्टर जब अच्छे से बंद नहीं हो पाएगा तो यहाँ तक आपका बॉलस फिल हो ही रखा है, स्टमक ने भी हैंड्स अप कर दिए थे, यहाँ तक आपने ओसोफेगस तक कर दिया, अब स्फिंक्टर ओपन है, थोड़ा सा आप जंप करेंगे, बेंड करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम द ओसोफेगस। In next video we will be talking about the different glands present inside the stomach and their function. Thank you everyone.